प्यारे बच्चों, सुप्रभात। उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपका विषय है हिंदी, उपविषय है गद्यखंड, शीर्षक है मित्रता, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ एक श्लोक पढ़ना चाहूँगी, जो कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति का है, जो कि भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश समूचे विश्व को देता है। तो आइए हम लोग श्लोक का वाचन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप लोगों को इसका अर्थ भी बताना चाहूँगी कि सर्वे सभी लोग, भवन्तु मनी होवे, सुख न मनी सुखी, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सभी लोग, संतु हों, निरामया मनी निरोगी अर्थात पूर्णरूपेण स्वस्थ, और सर्वे मनी सभी लोग, भद्राणी मनी कल्याण, पश्यन्तु मनी देखें, यानी सबके हृदय में सबके लिए मंगल भाव हो। और माँ में नहीं, कश्चित् मनी कोई भी, दुख भाग भवेत, दुख का भागी हो, और कोई भी दुख का भागी ना हो। आज के हमारा चर्चा बिंदु है गद्य के विषय में थोड़ा सा बताना, और थोड़ा सा निबंध के विषय में ही, क्योंकि हमारा जो आज मित्रता है वो निबंध है। तो मैं बताना चाहूँगी कि गद्य किसे कहते हैं। विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को ही हम गद्य कहते हैं। गद्य के विषय में संस्कृत में एक बहुत सुंदर सूक्ति है, गद्य कवि नाम निक्सम बदंती, यानी गद्य कवियों की कसौटी कहा गया है। विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी होती है। काव्य की अपेक्षा गद्य की भाषा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और सुव्यवस्थित होती है। चूँकि हमारा मित्रता हमारा निबंध है, तो हम बताना चाहेंगे कि आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। लेखक द्वारा किसी भी विषय पर अपने सीमित, सजीव, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप देकर के जो रचना करता है उसको हम निबंध कहते हैं। अब शब्द रचना के तत्व गद्य के अंतर्गत जरूर होते हैं, क्योंकि गद्य में हम जब कुछ भी गद्य पढ़ते हैं तो उसमें शब्द रचना के तत्व जरूर रहते हैं। और हमारी बोर्ड परीक्षा में जो पैराग्राफ दिया जाता है, जो एक गद्यांश दिया जाता है, गद्य वितरण, जिसको हम गद्य खंड भी कह सकते हैं, वो दिया जाता है, तो उसमें से एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये इसका उपसर्ग बताइए या इसका प्रत्यय बताइए, तो उसके 2 अंक उसमें रहते हैं। तो इसलिए हम इसको चाहेंगे आपको कि शब्द रचना के तत्व भी बताएं कि उपसर्ग वेद शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आ, अन, अब, आदि, अभी इत्यादि। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है कि आप अगर वन शब्द है उसमें उप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा उपवन। ये आपका है प्रत्यय, वे आविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन वो प्रत्यय कह जाते हैं। आई, त्वा, ता, पन, पन, हट, वट, ये आपके प्रत्यय हैं। ये बाद में जुड़ते हैं, जैसे आपका लघु शब्द है और आपने बाद में ता प्रत्यय जोड़ा तो आपका हो गया लघुता। अब आपका है समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें अभी 2 ही हैं, एक है द्विगु समास और एक है द्वंद्व समास। द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं और उनको
चा से जोड़ देते हैं, यानी और, चा मीन्स और से जोड़ देते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप और पुण्य इत्यादि। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिहार, 3 हारों का समूह, चौराहा, 4 रास्तों का, 4 रास्ते, मतलब इसमें जो होता है द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। तो ये पर्यायवाची, वाक्य रचना का तत्व, ये वो शब्द रचना का तत्व पर्यायवाची भी होता है। पर्यायवाची में जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे आप अपनी माँ को ही ले लीजिए। माँ का जब आप करते हैं तो क्या करेंगे, माँ को कहते हैं जननी, अम्मा, अम्बू। ये आपके, कभी कभी प्यार से कोई अम्बू भी कह देता है, वैसे अम्मा ही कहता है, अम्ब कहता है, जननी, जन्मदात्री। तो ये आपके पर्यायवाची हो गए। जैसे जल को हैं, आप जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और सलिल भी कहते हैं। आगे आपका है तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे आपका अक्षत है, अक्षत ये हमारा संस्कृत से ही निकला हुआ शब्द है, तो ये हमारा तत्सम है। लेकिन हम जब इसको कहते हैं अच्छत तो हमारा ये हो जाता है तद्भव। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देके और हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हमारा नासिका है, हम नासिका बोलते हैं, हम बोलते हैं नाक। मुख है तो मुख को मुँह बोल देते हैं। और तो इस तरह से हमारे बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम जो है संस्कृत भाषा से उठा करके और जब हम इसमें प्रयोग करते हैं हिंदी में तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब देखिएगा, हमारा विषय है मित्रता। तो मित्रता किसने लिखा है तो उसके विषय में भी थोड़ा सा हम संक्षेप में कर लेते हैं। आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही नाम पर शुक्ल युग पड़ा है। वो छायावादी युग के नाम से भी उसको दूसरे छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। आपका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था, प्रदेश के बस्ती जिले में अगौना ग्राम में। और आपके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल जी था। और जो इनके नाम पे जो शुक्ल युग पड़ा वो उत्कर्ष काल कहा जाता है, जिसका समय 1919 से 1938 तक माना जाता है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और हिंदी साहित्य के सूर्य का जो अस्त था वो 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गया। इनकी कृतियां हैं, इन्होंने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1-2 विचार विधि लिखी है। जो आपका पाठ्य पुस्तक में जो निबंध है मित्रता वो चिंतामणि से ही लिया गया है। आपका इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। दूसरा आलोचना सूरदास रसमीमांसा त्रिवेणी, ये इनकी आलोचना ग्रंथ है। संपादन इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया है, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया है, आनंद कादम्बनी का किया है। भाषा इनकी संस्कृत मिश्रित शुद्ध परमार्जित और खड़ी बोली है। शैली हास्य व्यंग्य प्रधान और सामासिक शैली है। ये इनका संक्षेप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय है। और अब हमारा जो है आज का शीर्षक है मित्रता। और मित्रता का थोड़ा समय वो तो हम गद्यांश पढ़ेंगे, यानी गद्य खंड पढ़ेंगे एक छोटा सा, लेकिन हम चाहते हैं कि मित्रता का थोड़ा सा सारांश आप लोगों को समझा दिया जाए। तो आपके मित्रता के जो मुख्य बिंदु हैं वो है, एक युवा पुरुष के समक्ष मित्रता की चुनौती, प्रकृति आचरण और कार्य की भिन्नता, कुसंगति के दुष्परिणाम, अच्छे मित्र के गुण, उत्तम वैद्य की निपुणता और परख, माता के समान धैर्य और कोमल, विश्वसनीय और दृढ़ संकल्पी पथ प्रदर्शक। तो देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता नामक शीर्षक में युवा पुरुष की संगति के विषय में बताया है कि अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो वो उसका मार्ग भी सुंदर बनेगा, वो हमेशा उन्नति के पथ पे जाएगा। अगर उसकी संगति खराब होगी तो वो हमेशा अवनति के रास्ते पर जाता जाएगा। इसीलिए उन्होंने अच्छी मित्रता को उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख कहा है। उन्होंने कहा है कि अच्छा मित्र हमेशा माता के समान धैर्य और कोमल होता है, यानी हमारे अंदर सद्भावनाएं, सद्विचार, ये सब हमारी अच्छी मित्रता से ही आते हैं। और हमारा जो मित्र होता है वो हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जो विश्वसनीय हो और दृढ़ संकल्पी हो। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं।
जैसा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक उनमें जो है पथ प्रदर्शक हो, एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शक हो, तो उन्होंने एक राम और सुग्रीव का दे दिया है कि राम जो है, सुग्रीव राम जी का हाथ इसलिए पकड़े रहते थे कि उन्हें पता था ये सच्चे पथ प्रदर्शक हैं और हमेशा मेरा मान बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि और दुर्योधन, इसमें एक पॉइंट है कि प्रकृति, आचरण और कार्य की भिन्नता, यानी अगर हमारा स्वभाव अलग अलग है तब भी हमारी मित्रता कामयाब हो सकती है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया है कि जैसे द्रोण और दुर्योधन थे और कर्ण थे, बिल्कुल उनके विचार अलग अलग थे। दुर्योधन महत्वाकांक्षी था और कर्ण बहुत उदार हृदय था, लेकिन फिर भी दोनों में खूब निभी, दोनों में बहुत अच्छे से निभी। इसी तरह से उन्होंने चंद्रगुप्त और चाणक्य जी का दिया है। चंद्रगुप्त हमेशा उपाय के लिए चाणक्य को पुकारा करता था, मतलब उनके दोनों के विरोधी विचार थे, लेकिन फिर भी उनको आपस में उनकी तालमेल था। और एक उन्होंने बताया कि हमें जो है कुसंगति के दुष्परिणाम भी होते हैं। तो कुसंगति यानी हमें हमेशा पतन के रास्ते पे ले जाती है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है कि एक इंग्लैंड के बहुत विद्वान थे, बहुत, लेकिन वो एक राज्यसभा में जाना चाहते थे, उस पर अपना पद पाना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ पर नहीं रखा गया। तो वो निराश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं मिला, हो सकता है मेरी वहाँ पर मेरे अनुरूप लोग नहीं थे, यानी मेरे गुणों को वो लोग परख नहीं पा रहे थे, मेरी योग्यता को नहीं नाप पा रहे थे, इसलिए मेरे लिए वहाँ पर जाना मेरे लिए निरर्थक था। तीसरा, अब इस तरह से उन्होंने बहुत पाठ को, अपने मित्रता पाठ को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। अब उस मित्रता पाठ में से मैंने एक पैराग्राफ, एक गद्य अवतरण, गद्यांश, गद्यखंड भी आप कह सकते हैं, लिया है कि आपका गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा जटिल शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नीति का मतलब होता है अच्छे रास्ते पे ले जाने वाली एक हमारी अंतस की शक्ति। सद्वृत्ति, अच्छा आचरण। और क्षय मानी नष्ट करना। अवनति मानी नीचे की ओर गिरना, मतलब हमें पतन के रास्ते पे ले जाना। और बाकी आपका उन्नति मानी ऊपर उठना। ये आपके बहुत कम इसमें जटिल शब्द थे जिनका आपको अर्थ बता दिया है। और अब देखिएगा, इसका थोड़ा सा हम अर्थ बताना चाहेंगे कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग, कु मानी बुरी, संग मानी संगति। जो बुरी संगति होती है उसका ज्वर वो बुखार के समान होती है और वो हमारे जीवन में बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। जिस तरह से बुखार हमको बहुत पीड़ित कर देता है, उसी प्रकार से बुरी संगति भी हमको पीड़ित कर देती है। ये केवल यानी कुसंगति हमारी नीति, हमारी अच्छाइयों को अच्छे रास्ते पे ले जाने, और सद्वृत्ति हमारे अच्छे आचरण को ही नष्ट नहीं करती है बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देती है। क्षय मानी हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी हुई चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी युवा पुरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि युवा पुरुष ही हमारे देश की नींव है। अगर युवा पुरुष अच्छा होगा तो हमारा देश हमेशा आगे तरक्की करेगा। इसलिए कहा गया है कि युवा पुरुष की संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो बुरी होगी तो वो एक पैर में बंधी हुई चक्की के समान होगी। यानी एक कहावत कही गई है कि एक बड़े से पत्थर के ऊपर अगर उसको बांध दिया जाए, उसके पैर को बांध दिया जाए एक पत्थर से, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो उसकी गतिहीन हो जाएगा। तो वही कहा है कि वो वहीं का वहीं पर घूमता रहेगा, यानी उस कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि वो बुरी संगति हमेशा पैर में बंधी हुई चक्की के समान होती है, और अगर अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी। जिस तरह से भुजा सहारा देती है उसी प्रकार से अच्छी संगति भी हमें सहारा देने वाली होगी। अब ये आपका एक गद्यांश है, आप इसको गद्यखंड भी कह सकते हैं, इसको गद्य अवतरण भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें से हमने 3 क्वेश्चन निकाले। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो संदर्भ देखिएगा, संदर्भ में हमें पाठ्य पुस्तक का नाम होता है और आपका
जो लेखक का नाम और आपका शीर्षक का नाम होना बहुत ज़रूरी है। उपयुक्त गद्य पंक्तियाँ या उपयुक्त गद्य खंड या उपयुक्त गद्य अवतरण या गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है और इसमें इसके रचयिता हिंदी जगत के महान आलोचक, महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और ये मंता शीर्षक से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। ये आपकी रेखांकित यानी जो नीचे रेखा खींची गई है इसको हम कहते हैं रेखांकित पंक्ति। तो ये आपका रेखांकित पंक्ति है और इसकी आपको व्याख्या करनी है, यानी आपको बताना है कि कुसंग मानी बुरी संगति का ज्वर यानी बुखार बहुत भयानक होता है। यानी जिस तरह से बुखार आ जाने पर आदमी निष्क्रिय हो जाता है और अगर उस पर ध्यान ना दे तो वो भयावह स्थिति में आ जाता है, तो इसी प्रकार से कुसंग का भी अगर हम ध्यान नहीं दें बुरी संगति के ऊपर तो हमारा पतन निश्चित होना है। तीसरा, अच्छी संगति को किसके समक्ष कहा गया है? तो हमको सहारा देने वाली भुजा के समान कहा गया है। ये आपके 3 हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी भी है और इसमें 6 अंक आपके निर्धारित होते हैं। अब मैंने आपको उदाहरण दिए हैं ये 3। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। ये आपकी ही मित्रता के सबसे नीचे में लिखा गया है कि ये बुरी संगति का उदाहरण है कि अगर हम काजल की कोठरी में अगर अंदर जाएं और ये अपेक्षा करें कि अरे हमारे तो ये दाग लगेगा ही नहीं, काजल लगेगा ही, कालिमा लगेगी ही नहीं, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी एक लीक आपके एक कहीं ना कहीं छोटा सा तो लगी जाएगा। तो ये काजल अर्थात कालिमा से, कालिमा का मतलब हुआ है इसमें कुसंग यानी इसका बुरी संगति से ही इसका आशय है कि अगर हम बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो उसके दुष्परिणामों से हम बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं हम प्रभावित जरूर होंगे। दूसरा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ये अच्छी संगति का। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते शोभी कंचन होए। यानी हम अगर अच्छी संगति करते हैं तो देखिएगा वो पारस के समान सिद्ध होती है। अच्छी संगति हमेशा हमें अच्छे ही मुकाम पर पहुंचाती है, यानी हमें उन्नति के रास्ते पर ही बढ़ाती है, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। और ये बहुत सुंदर उदाहरण, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल देन। यानी संगति, जैसी संगति में हम रहेंगे वैसी ही संगति हमें प्राप्त होगी। देखिए कदली, अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद, यहाँ पर क्या गया स्वाति 1 गुण 3, स्वाति नक्षत्र की बूंद 1 होती है लेकिन गुण 3, उसके 3 गुण होते हैं। अगर वो कदली बोलते केले के लिए, केले के पत्ते पे गिर जाए तो वो कपूर बन जाती है, ये संगति का ही प्रभाव है। और अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप यानी समुद्र में जो सीपी पाई जाती है उसके मुख में गिर जाए तो वो बहुमूल्य मोती बन जाती है, सच्चा मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भुजंग मुख सर्प के मुख में गिरती है तो वो हालाहाल विष बन जाती है। यानी ये संगति का जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसी ही संगति हमें, उसका फल हमें वैसे ही प्राप्त होगा। और अब हमारा जो हमने पढ़ा उसका हमारा उद्देश्य क्या था आज के पढ़ने का, कि हमारे इसको हम पढ़ने से हमारा आदर्शमय चरित्र का निर्माण हो सकता है, आत्मविश्वास और धैर्य हमारे अंदर जागृत होता है, ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होती है, हमारी आत्मा में शुद्धता आती है, हमारी सोच होती है वो सकारात्मक होती है, जीवन के प्रति स्वस्थ व्यापक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, मानवीय भावनाओं मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। यानी हमारी जो मित्रता है वो हमें बहुत सारे गुणों को प्रदान करती है। अगर हम अच्छी मित्रता है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और हमारी बुरी मित्रता खराब है, बुरी संगति है तो हमें वो तो एक जीवन में हमारे औषध के समान होती है, हमारे लिए एक औषधि के समान होती है। अंत में मैंने आपको छात्र गतिविधि के अंतर्गत देखिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा प्लीज़ ये बताना चाहूँगी, इसमें देखिएगा ये आपको मैंने ये यहाँ पर जो शब्द रचना के तत्व बताए थे उसमें ये मैंने कुसंग यानी कु जो है उपसर्ग है, और इस तरह से अवनति है, अभी भी उपसर्ग है, और ये आपके इसमें से कुछ जो है आपको वो वाक्य शब्द रचना के तत्व भी
खोजने पड़ते हैं, और वो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि कुसंग में बताइएगा कि उपसर्ग क्या है, तो आपको बताना है कि उपसर्ग है। ये आपका छात्र गतिविधि के अंतर्गत मैंने शब्द रचना के तत्व ही पूछे हैं। आपको शब्द रचना के तत्व बताने हैं क्या है। जैसे पापपूर्ण है, ये आपका समास है, और कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ये आँख है आपकी, ये आपका तद्भव है। नव अंबर आकाश, ये आपके पर्यायवाची हैं। पंचवटी, ये आपका द्विगु समास है। सर्वभुजंग नाग, ये आपका पर्यायवाची है। इस तरह से आपको खोज करके स्वयं ही इसके शब्द के तत्व लिखने हैं। और अब आपको एक गृह कार्य हेतु उचित मिलान कीजिएगा। कुसंग, अच्छी संगति, उत्कृष्ट निबंधकार, मित्रता, बुरी संगति। आपको कुसंग से करना है। कुसंग का मतलब भयानक ज्वर, अच्छी संगति सुदृढ़ बाहु, उत्कृष्ट निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता शीर्षक, बुरी संगति पैरों में बंधी हुई चक्की। और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये है गड्ढा का तत्सम बताइएगा, अवनति में उपसर्ग लिखें, 6 का विलोम बताइए, भयानक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मित्रता हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, निबंध है। और अंत में मैं आप लोगों के समक्ष आप लोगों को शुभकामनाओं की दृष्टि से और एक थोड़ा 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता। यानी आप सब बच्चे धनुष में छूटे हुए बाण के जैसे हैं, यानी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हर हाल में करके ही रहना है। धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। शुभकामनाओं के साथ बच्चों, धन्यवाद।